प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक चैप्टर लेंगे। महासागरीय धाराएं, एटलांटिक महासागर की धाराएं। एटलांटिक महासागर अंग्रेजी के S1 की आकृति का है। उत्तर में यह संकरा जो आर्कटिक महासागर में खुलता है, दक्षिण में विस्तृत होकर हिंद महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर में मिल जाता है। मध्य में भूमध्य रेखा के निकट ये वक्र तथा संकरा है। इस महासागर में प्रवाहित होने वाली मुख्य सागरीय धाराएं निम्न है। पहला है उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इसका अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। अफ्रीका के पश्चिम तट से, जहाँ कनारी की ठंडी धारा का जल इसे धकेलता है, प्रारंभ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से ये पश्चिम दिशा में अग्रसर होती है। ये एक गर्म जलधारा है जिसका जल खारा होता है। ये जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं करती, अपितु शूमेकर के अनुसार ये धारा जब 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर तो इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है तथा उसे पार करने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास इस समुद्री धारा का 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है। पहली धारा एंटिलीज धारा के नाम से जानी जाती है तथा पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। दूसरी शाखा कैरिबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है तथा युकाटन चैनल तक पहुंचती है। दूसरा दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। ये धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में 0 से 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों के मध्य बहती है। वास्तव में धारा बेंगुला धारा का ही उत्तरी विस्तार है। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा की अपेक्षा ये धारा अधिक शक्तिशाली तथा निरंतर बहने वाली है। ब्राज़ील तट के पास ये धारा 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। प्रथम शाखा उपशाखा के रूप में उत्तरी विषुवतरेखीय धारा से त्रिनिदाद के पास मिल जाती है। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। वह ब्राज़ील शाखा के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा की गति विभिन्न ऋतुओं केप सांटाक के निकट इसकी गति 50 से 100 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी गति 160 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। ये धारा भी व्यापारिक कोणों से प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है। प्रति विषुवतरेखीय धारा। प्रति विषुवतरेखीय धारा भूमध्य रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। इसकी स्थिति उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराओं के मध्य है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी भाग में ये धारा अधिक सुविकसित व व्यवस्थित है, जहाँ यह गिनी की धारा कहलाती है। इसकी गति 30 किलोमीटर प्रतिदिन है तथा तापमान भी विषुवतरेखीय धारा की अपेक्षा अधिक रहता है। इस धारा की उत्पत्ति के बारे में सामान्यतः मत यह है कि ब्राज़ील तट के पास उत्तर एवं दक्षिण विषुवतरेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में सामान्य ढाल बन जाता है। अतः अफ्रीकी तट के पास कम जल राशि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति धारा के रूप में प्रति विषुवतरेखीय धारा की उत्पत्ति हो जाती है।
चौथा है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा। आइसोलिन ने इस क्रम का नामकरण किया है। ये क्रम 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, अमेरिका के पूर्वी तट से यूरोप के पश्चिमी तट के मध्य विस्तृत है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा नाम दिया गया है। ये अटलांटिक महासागर का सबसे प्रबल एवं महत्वपूर्ण धाराक्रम है। इस क्रम में 3 धाराओं को सम्मिलित किया जाता है। फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा। पहला है फ्लोरिडा धारा। ये वास्तव में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा का विस्तृत रूप है जो युकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। ये धारा वहाँ से फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से होकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुँचती है। इसके लक्षण विस्तृत रेखीय जलराशि, जैसे इस धारा में जल का तापमान 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा लवणता 36% रहती है। जब ये धारा फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, परंतु इसे पार करते ही इसकी चौड़ाई पुनः बढ़ जाती है। इस धारा की औसत गति 115 किलोमीटर प्रतिदिन है तथा इसकी दिशा और शक्ति में निरंतर परिवर्तन होते हैं। फ्लोरिडा स्टेट के आगे धारा चौड़ी होकर मंग तट के सहारे बहती है अतः ये छिछली होती है। आगे पछुआ हवाओं से प्रभावित होकर ये धारा तट से दूर हो जाती है तथा धारा की चौड़ाई भी दक्षिण से उत्तर की ओर बदलती है। फ्लोरिडा धारा की उत्पत्ति के विषय में फ्रैंकलिन का मत है कि ये एक प्रवाह मात्र है जो व्यापारिक पवनों द्वारा प्रभावित होती है। बी गल्फ स्ट्रीम। पोस्ट डिलियो ने पश्चिमी द्वीपों की यात्रा के दौरान इस तीव्र धारा की खोज की। फ्लोरिडा धारा एंटेलिस धारा से मिलकर जब हैट्रस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। ये एक चौड़ी तथा गर्म जल वाली धारा है जिसके दाहिने और सारगोसा सागर तथा बाईं ओर मंग तट का ठंडा जल बहता है। गल्फ स्ट्रीम तट के साथ साथ आगे बढ़ती है किंतु 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी दिशा में पछुआ पवनों पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण अचानक परिवर्तन होता है और इसकी दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। आगे चलकर इस धारा की शाखा इस पर गल्फ स्ट्रीम के इस भाग को गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा कहते हैं। मुख्य धारा उत्तरी पूर्व की ओर गल्फ स्ट्रीम के नाम से आगे बढ़ती है। गल्फ स्ट्रीम की गति खुले समुद्र में 15 से 25 किलोमीटर प्रतिदिन, न्यूयॉर्क के निकट 115 किलोमीटर प्रतिदिन में पूर्व में 48 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास चेसापीक की खाड़ी के निकट इसमें ठंडी लेब्राडोर की धारा आकर मिलती है जिससे गल्फ स्ट्रीम के तापमान तथा गति में पर्याप्त अंतर आ जाता है। ठंडी व गर्म जलधाराओं के सम्मिलन के कारण उत्पन्न ताप विलोमता के कारण न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा छाया रहता है जो जलयानों के संचालन में अवरोध उपस्थित करता है। तीसरा उत्तरी अटलांटिक धारा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर या ग्रांड बैंक के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम की कई शाखाएं हो जाती है जिन्हें सम्मिलित रूप से उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। पछुआ हवाओं से इसे गति मिलती है। ये एक गर्म खारे जल की धारा है जिसकी 2 शाखाएं हो जाती है। प्रथम उत्तरी शाखा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर होती है। इसके पश्चिम में लेब्राडोर की ठंडी धारा बहती है। ठंडे जल के मिश्रण के कारण धारा का जल कुछ ठंडा हो जाता है। इसके होते हुए भी अभी ये एक गर्म जिसकी गति कम हो जाती है। आगे चलकर ये
उत्तरी शाखा कई उपशाखाओं में बढ़ जाती है। ये एक शाखा वीवी थॉम्सन कटक को पार करके नॉर्वे तट से नॉर्वे सागर से में चली जाती है। दूसरे शाखा इर्मिंगर धारा के नाम से आइसलैंड के दक्षिण तक चली जाती है। और तीसरा एक अन्य शाखा दक्षिण की ओर ग्रीनलैंड तट के सहारे बहती हुई पूर्वी ग्रीनलैंड धारा में मिल जाती है। दूसरी दक्षिणी शाखा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे पूर्व की ओर फ्रांस, स्पेन तट व एजोर्स द्वीप के सहारे बहती है। इसकी कई उपशाखाएं हो जाती है। एक शाखा भूमध्य सागर में प्रवेश करती है। दूसरी शाखा रेनेल धारा के रूप में बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करती है। दक्षिणी शाखा में का एक भाग इंग्लिश चैनल में प्रवेश करता है व शेष भाग का आयरलैंड के दक्षिण से होकर स्पेन तट के उत्तर में बहता है। ड्रिफ्ट की एक अन्य शाखा दक्षिण की ओर पश्चिमी स्पेन एजोर्स द्वीप होकर अफ्रीका तट तक पहुंचती है, जो आगे चलकर कनारी की ठंडी धारा में मिल जाती है। अब अपन लेते हैं कनारी धारा। ये उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मदिरा से वर्ड अंतरिप के बीच प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है। वस्तुतः कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक द्वीप का बढ़ाव जो स्पेन के निकट दक्षिण मुड़कर स्पेन, पुर्तगाल तथा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर प्रवाहित होती है। कनारी द्वीप के समीप प्रवाहित होने के कारण इसका नाम कनारी शाखा रखा गया है। इसकी गति 12 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन है। ये धारा अंत में उत्तरी विषुवत की धारा मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति का कारण व्यापारिक हवाई बतलाई जाती है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से गर्म जल को पश्चिम की और दूर तक प्रवाहित कर देती है। ये समुद्री गहराई से ठंडा जल ऊपर आ जाता है। लेब्राडोर धारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी धारा है, जो बेफिन खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड तट से होती हुई 50 डिग्री पश्चिम देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। ये एक अत्यधिक ठंडी जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति आर्कटिक महासागर में होने का अतिरिक्त इसमें ग्रीनलैंड के हिमनदों से टूटकर अनेक प्लावी हिमशैल प्रवाहित होते हैं। फिर ब्राज़ील धारा। दक्षिणी विषुवत रेखा धारा पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर सनराक के पास ब्राज़ील तट से टकराकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी दूसरी शाखा दक्षिणी अमेरिका के तट के सहारे दक्षिण को मुड़कर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बहती है, जिसे ब्राज़ील धारा कहते हैं। दक्षिणी अटलांटिक धारा ये दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को बेंगुला धारा कहते हैं। दक्षिणी अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर ये धारा दक्षिणी विषुवत रेखा धारा में विलीन हो जाती है। सारगेसो सागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा तथा कनारी की ठंडी धारा के द्वारा एक विशाल प्रतिचक्रवातीय संचार विकसित होता है। ये सभी धाराएं घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप प्रवाहित होती है। इस चक्र के अंतर्गत सागर शांत तथा गतिहीन पाया जाता है। इस शांत समुद्र की सतह पर सारगेसम नामक समुद्री घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इस प्रत्यागढ़ क्षेत्र का नाम सारगेसा सागर रखा गया है। मानवटी के अनुसार सारगेसा सागर का विस्तार 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य अंडाकार क्षेत्र पर है। अनुमान है कि ये विशेष घास लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये आज अपने अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में चर्चा की।